Professor of Northeastern Hill University. Well, भाई और बहनों, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके सामने हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर लखन कुमार है और मैं आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस एमपी इलेक्शन शिलांग सीट से खड़ा हुआ हूँ। खैर ये झालूपरा मेरे लिए नया नहीं है। मैं कुछ साल पहले लामाबिला में रहता था। यहाँ लोगों के यहाँ हम लोग सूप और मोमो खाने के लिए रेगुलरली आते थे, लेकिन आज हम यहाँ मोमो खाने या सूप पीने नहीं आए, बल्कि एक सीरियस मुद्दा को लेकर, एक बहुत भारी भरकम हृदय को लेके हम यहाँ आए हैं, ताकि आप लोगों को बता सके कि मेरा क्या मोटो है, मेरा मिशन क्या है और मेरा विजन क्या है। भाई और बहनों, ये जरूरी है कि आप लोग अगर वोट डालने जाएंगे, आपको अपने उम्मीदवार के बारे में जानना जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपका कैंडिडेट कौन है, उसका सोच विचार क्या है, वो क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या इस स्टेट के लिए करने वाला है, क्या इस झालूपरा एरिया के लिए करने वाला है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आया हूँ और आज मैं बताऊंगा कि मैं किस मुद्दे को लेकर इस इलेक्शन में उतरा हूँ। और ये जरूरी है कि मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से सुने, ताकि हम और आप जब मिल के वोट डालने जाएंगे, आपको ये जरूर मालूम होगा कि मैं किस मुद्दे को लेकर इस इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। भाइयों बहनों, झालूपरा के प्यारे लोगों, यहाँ में जो मालूम है हर तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग नियम के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन सब प्यार से रहते हैं। और ये हमारा देश का एक सुंदरता है। ये छोटा सा देश हमारा छोटा मिनी इंडिया जैसा है, जहाँ सब लोग प्यार से, भाईचारे से, मिल मिलाप से रहते हैं। मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना है कि अगर आप मुझे एमपी के तौर पे चुनते हैं तो मेरा क्या काम होगा, मैं क्या करने वाला हूँ जो आप लोगों को, जो हम लोगों को सब मिलके इस नया मेघालय को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होगा। सबसे पहले जरूरी है आप लोगों को जानने के लिए, भाइयों और बहनों, कि एक एमपी का काम आप लोगों को भली भांति मालूम है। ये आधा या उससे ज्यादा, ये मान लीजिए 3 पवा जो है एमपी का काम दिल्ली में होता है। और दिल्ली में ये जरूरी है कि आप जब जाए तो आपको यहाँ का वॉइस, यहाँ के जो सोच विचार है उसको लेके दिल्ली में जाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आवाजों को दिल्ली में ले जा सके। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों को मालूम है हम सब मेघालयन हैं। हाँ, मैं उस लोगों के बारे में नहीं बोल रहा जो कल परसों मेघालय में आए, लेकिन मुझे मालूम है इस पूरे झालूपरा में, यहाँ आप और मोपरे में, आसपास के एरिया, गाड़ी खड़ा, लामाबिला और कोई भी एरिया है, यहाँ कई लोग सदियों से रह रहे हैं, जिनका अपना घर है, यहाँ पैदा हुआ है, आपके बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, स्कूल यहाँ गए हैं, कॉलेज यहाँ गए हैं और यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़े हैं। हम और सब मेघालयन है और हमें एक ये चुनौती है इस इलेक्शन में कि हम अपने मेघालय के लिए क्या कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों कि हम मेघालय के बारे में सोचें। अगर मेघालय के बारे में हम नहीं सोचेंगे, अगर हम और आप मिलकर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, क्योंकि ये प्यारा मेघालय हमारा और आपका है। मेरा मोटो जो मैं लेके चला हूँ भाइयों और बहनों, वो ये है कि हम मिलकर, साथ साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है ऐसा नहीं हो कि केवल अमीर लोग अमीर होते जाएंगे और गरीब लोग गरीब होते जाएंगे दिन ब दिन। और हम लोगों को मालूम है, आपको मालूम है कि हमारे पॉलिटिशियन, चाहे वो एमडीसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, एक बार इलेक्शन जीत जाता है, उससे पहले उसके पास कुछ नहीं रहता। इलेक्शन जीतने के बाद उसका पास 10 घर होगा, 10 गाड़ी होगा, बैंक बैलेंस होगा, फ्लैट होगा, केवल यहाँ नहीं, कलकत्ता में,
में, बेंगलोर में, दिल्ली में, हर जगह। इससे मालूम होता है कि आपका पैसा, मेरा पैसा, जो हम लोगों को एक्चुअली डेवलपमेंट में यूज होना चाहिए था, हमारा जो एमएलए है, एमपी है या एमडीसी है, वो हमारा पैसा कहीं ना कहीं उसका गलत उपयोग हुआ है। इसीलिए हम आज भी 52 ईयर्स हो गया है, 52 साल हो गया है, आज भी हम मेघालय के लोग गरीब हैं। हमारा स्टेट आज भी पिछड़ा हुआ स्टेट में गिना जाता है। कई मात्रा में आप लीजिए, हम नीचे से नंबर 2 या नंबर 3 में है। हालांकि ये स्टेट छोटा सा है। आप इसी स्टेट को कंपेयर कीजिए बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से, आपको मालूम होगा कितना बड़ा एक स्टेट है वहाँ। एक यूपी के स्टेट में अगर आप ट्रेन से बैठेंगे, आपको 24 घंटा में आप अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आपको समय लगेगा। ये हमारा स्टेट छोटा सा है। आप गुवाहाटी से शुरू कीजिए, 4-5 घंटा में आप डाउकी बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच जाएंगे। उसी तरह आप जाएंगे हिल से शुरू कीजिए, आप वेस्ट गारो हिल जाए, 6 घंटा में आपका पूरा जो है लैंगर ब्रिज जो है कवर हो जाता है। इतना छोटा सा स्टेट, इतना पैसा आता है सेंटर से, कितना पैसा हमारा स्टेट का है, लेकिन आज तक हम जहां भी देखते हैं कितना गरीबी है, कितना पिछड़ापन है जगह जगह। इसलिए मैंने अपने पूरा मोटो को मैं ये लेके चला हूँ कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम साथ साथ बढ़ेंगे। और जब हमने बोलता हूँ कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले शुरू होगा उन इलाकों से, उन जगहों से जहाँ बहुत ज्यादा पिछड़ापन है। हमारे गांव के रात तो झलुपारा में रहते हैं, मैं लावाबेला में रहता था और अभी मैं लासोतुम में रहता हूँ। हम बहुत काफी हमारा फैसिलिटी ठीक है। आप खोरा गांव में चले जाइए, 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जाइए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, आप देखेंगे हमारा रास्ता का हाल क्या है, आप देखेंगे हमारा स्कूल का हाल क्या है, आप देखेंगे हमारा पीएचसी और सीएचसी का हाल क्या है, आप देखेंगे कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है। लेकिन हमारा जो मिनिस्टर है या जो हमारा एमएलए है या एमपी है या एमडीसी है, उसको इस बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसका पास सब कुछ है। वो अपना बच्चा को बाहर आराम से स्टेट किसी भी जगह भेज सकता है, चाहे इस देश में हो या बाहर के देशों में। और हमारा जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जो इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलता है। इसलिए मैं ये मोटो मान के चला हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे, साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं अपने विजन में रखा हूँ कि मेरा विजन क्या है, मेरा आगे का दूर जो मैं आगे देख रहा हूँ वो क्या है। हमें चाहता हूँ कि 20 साल 25 साल यहाँ से हर गांव, इस पूरा मेघालय का, खासकर इस जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जिससे जो है 36 एमएलए सीट है। गारो हिल्स के बारे में थोड़ा छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ उनका अपना एमपी है, वो उस बारे में डिस्कस और विचार करेगा। लेकिन ये जरूरी है कि हम ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे वो ईस्ट खासी हिल्स हो, वेस्ट खासी हिल्स हो, रिभोई डिस्ट्रिक्ट हो, ईस्ट जांजर डिस्ट्रिक्ट हो, वेस्ट जांजर हो, साउथ वेस्ट हो, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स हो, ये हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट है। और ये 7 डिस्ट्रिक्ट से हम केवल एक एमपी भेजते हैं, एक एमपी जो अपना हमारा जो आवाज है, जो हमारा पिछड़ापन है, जो हमारा गरीबी है, उसको पार्लियामेंट में बताए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा पैसा जाता कहाँ है, क्योंकि सेंटर से पैसा आता है, अपना स्टेट का भी पैसा है, लेकिन आज तक हमने वही मिला जो हमको सदियों से मिलते आ रहा है। और कितना हम इंतजार करेंगे भाई और बहनों। ये क्वेश्चन में बार बार किया लोगों को, ये प्रश्न मैंने बार बार किया अपने मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, एमएलए से, कि हम और कितना इंतजार करेंगे। 51 साल हो गया है, 52 साल हो गया है, 52 ईयर्स। अगर हम ऐसा ही रहे, अगर हम अपना सोच, अपना विचार, अपना जो सोचने का तरीका है उसको नहीं बदलते हैं, तो ये हालत ऐसा ही रहेगा। और 50 साल बीत जाएगा, और 100 साल बीत जाएगा, और 200 साल बीत जाएगा, हमारा मेघालय ऐसा ही रहेगा। यहाँ वही प्रॉब्लम होगा जो आपके माता पिता ने अब देखा है, जो आपने देखा है, जो आपके बच्चे ने देखा है, जो मैंने देखा है, मेरे माँ बाप ने देखा है। हम नहीं चाहते कि ये बदलना जरूरी है। जब पूरा देश आगे जा रहा है, जब पूरा प्रांत आगे जा रहा है अलग अलग जगहों से, हम मेघालय
रहेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि मैं आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक आदमी को भेज रहे हैं यहाँ से। मैं चाहे इंडिपेंडेंट जैसा मैं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, लेकिन अगर मैं किसी और पार्टी से भी होता तो भी मैं अकेला रहता, क्योंकि इस 7 डिस्ट्रिक्ट से आपको एक ही एमपी भेजना है, चाहे वो पार्टी से हो चाहे पार्टी के बाहर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जरूरी है कि उम्मीदवार को देखना है कि मैं किस तरह के आदमी को वोट दे रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को भाषा के तौर पे या नियम के तौर पे या खान पान के तौर से या किसी भी तौर से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये देश हमारा है, ये देश आपका है, ये मेघालय हमारा है, ये मेघालय आप लोगों का भी है। ये इस विचार लेके मैं इस जगह में कई बार आया हूँ। लोग मैं जब लावा मेला में रहता था, बार बार मेरा यहाँ आना था, मेरे कई दोस्त थे यहाँ, कई समय हमने यहाँ बिताए। वहाँ ऊपर अपर मोपरे में वो का बकरा का टंगरी का सूप मिलता था, पता नहीं आजकल मिलता है कि नहीं। जब मैं स्कूल जाता था हमें कभी ऐसा नहीं लगा ये कोई अलग जगह है। हमें हाँ, यहाँ के लोग बहुत, यहाँ का जो सोच विचार जो है वो बहुत ब्रॉड है, क्योंकि वो एक विचारधारा से नहीं जाते हैं। यहाँ सब लोग प्यार से रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग मेघालय वासी है, हम लोग इंडियन है। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि देश के आगे और कुछ नहीं भाइयों बहनों। और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं आवाज आपको, अगर आप हम मुझे मौका देंगे, मुझे अपने एमपी के तौर पे चुनेंगे, मैं ये आवाज ले जाऊंगा। ये आवाज दिल्ली में सुनना जरूरी है, दिल्ली को बताना जरूरी है कि हम इतने पिछड़े हुए क्यों है, क्या कारण है कि 50 साल बाद भी हम वैसे के वैसे ही है। यही मोटो लेके, यही मिशन लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। इस मिशन को पूरा करने के लिए अगले 15-20 साल में हमारा मेघालय एक नया मेघालय हो, हमारा मेघालय वो हो जहाँ सब लोगों को काम मिले, सब लोग प्यार से रहे, भाईचारे से रहे। उस मिशन को अगर पूरा करना है तो मैं अपने लिए 13 ऐसा काम लग के रखा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि उस 13 काम को मैं गिनती करके एक एक करके बताओ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए, ऐसे एमपी को चुनिए जो चुपचाप नहीं बैठता है पार्लियामेंट में। आपने देखा होगा हमारा जो अभी का जो एमपी है वो पिछले 15 साल से वहाँ एमपी है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ भाइयों बहनों, क्या कभी आपने सुना है कि वो खड़ा होकर पार्लियामेंट में कभी ये बोला है कि हमारा मेघालय पिछड़ा हुआ क्यों है, हमारा झालुपारा पिछड़ा हुआ क्यों है, हमारा लासोतुम पिछड़ा हुआ क्यों है, हमारा गारीखाना पिछड़ा हुआ क्यों है, हमारा गांव चाहे वो सोहरा की तरफ हो, रामस्पंज हो, क्लेरियन हो, नंपो हो, पदकमा हो, चिनाब हो, कहीं भी हो, आज तक हमारा गांव में फैसिलिटी क्यों नहीं मिला है? ये बहुत जरूरी है। और इसलिए इस बार मैं कह रहा हूँ, चाहे जो हो जाए भाइयों बहनों, हमें अपना एमपी तो बदलना ही बदलना है। अगर आपने फिर से मौका दिया, क्योंकि 15 साल, इसका मतलब 3 टर्म आपने उसको चुन के भेजा है। मुझे आज तक ये मालूम नहीं हुआ है कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिसको मैं देख के बोलूं कि हाँ, ये काम मेरा एमपी ने किया है। आपको भी याद नहीं होगा, मुझे खुद गेहूं का प्रोफेसर होकर मुझे याद नहीं है आज तक कोई ऐसा ढंग का काम हुआ है कि हम सोच सके कि ये काम हमारा एमपी ने किया है। इसका मतलब है हमारा एमपी अपने काम से मुकरा हुआ है। हमारा एमपी को जिस काम के लिए हमने दिल्ली में भेजा है वो कभी अपना वो काम किया ही नहीं। क्योंकि लोग ये जानना जरूरी है, पैसा का कमी नहीं है। एक एमपी को शायद साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है। अगर 15 साल रहा है, 3 टर्म रहा है, 75 करोड़ रुपया हमारा है। आप ये सवाल कीजिए, मैं ये सवाल बार बार किया हूँ एमपी से कि आप हमको बताइए कि हम लोगों का 75 करोड़ कहाँ है? आपने ऐसा कौन सा काम किया है? आपने ऐसा कौन सा स्कूल खोला है? आपने कौन ऐसा अस्पताल खोला है जहाँ लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छा पढ़ाई लिखाई मिले, अच्छा सड़क मिले, अच्छा बिजली मिले, लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो और हम इज्जत से रह सके? लेकिन कोई उसका उत्तर नहीं मिला। आज तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला और मुझे मालूम है उसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि इन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया। केवल कुछ नहीं किया नहीं, हमारे
पिछड़े हुए क्यों है। ये हमारा हक है भाइयों बहनों, आपका मेरा, आपके बच्चों का, मेरा बच्चों का और आने वाले सदियों पीढ़ी तक ये हमारा हक है कि हमको डेवलपमेंट मिलना चाहिए। बिना डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है और ये बहुत जरूरी है, चाहे वो एमएलए के उम्मीदवार हो, चाहे एमडीसी के उम्मीदवार हो, चाहे वो एमपी के उम्मीदवार हो। उनसे आप सवाल जवाब कीजिए, उनसे आप टफ क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अगर वो टफ क्वेश्चन का उत्तर नहीं देता है इसका मतलब है आपने गलत इंसान को चुना है। इस बार वो गलती हम नहीं करेंगे भाइयों बहनों, इस बार वो गलती कतई नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। हमको अपना एमपी बदलना है और जब आपको एमपी बदलना है आपको जानना जरूरी है कि इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो हमें सचमुच का एक डेवलपमेंटल स्टेट में ले जाए, एक स्टेट जो पूरा पीढ़ी से केवल गांव केवल शहर में नहीं, गांव-गांव में डेवलपमेंट हो, गांव-गांव में अच्छे स्कूल हो, गांव-गांव में अच्छा अस्पताल हो। इसलिए मैंने बताया जो मेरा विजन है कि यहाँ से 15 साल 20 साल जब हमारा एक नया मेघालय का एक जन्म होगा जहाँ सब लोग को काम मिलेगा, सब लोग प्यार से रहेंगे, लेकिन उस विजन को पूरा करने के लिए मैंने अपने लिए और अपने लोगों के लिए, चाहे वो आप हो जो यहाँ रहते हैं या कोई और हो जो सोना में रहते हैं या जैन हिल्स में रहते हैं या रिवर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या किसी वेस्ट काशी हिल्स और साउथ वेस्ट और ईस्टर्न वेस्ट काशी हिल्स में रहता हो या रिवर डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, ये सब हमारे लोग हैं, हम सब मेघालय हैं। और एक मैं जो चुन के लेके चला हूँ जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ, वी नीड इंक्लूसिव ग्रोथ। When we say inclusive growth इसका मतलब है सबका साथ होना चाहिए और सबका जो है विकास होना जरूरी है। बिना सबका विकास के इसका कोई मतलब नहीं है मेरे पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर आम आदमी, अगर गरीब आदमी दिन ब दिन जो है स्ट्रगल करते रहता कि कैसा 2 वक्त का रोटी कमाए, कैसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजे, कैसे उनको इज्जत से जो है आगे बढ़ने की शिक्षा दे, अगर ये सब भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है और मैं ये मान के चला हूँ कि ये बदलेगा और हम और आप इसको मिलकर बदलेंगे। हम और आप मिलकर एक नया मेघालय का नींव हम रखेंगे, एक नया फाउंडेशन रखेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए कि आप अपने हाथ मेरे साथ दे, हम साथ साथ मिलकर चलेंगे ताकि हम एक नया मेघालय बना सके। और इस नया मेघालय का जो नींव है हम इस साल जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से रखेंगे। हम गलत इंसान को पार्लियामेंट में कभी नहीं भेजेंगे, हम गलत इंसान को एमडीसी नहीं चुनेंगे, हम गलत इंसान को एमएलए नहीं चुनेंगे, हम गलत इंसान को एमपी नहीं चुनेंगे, क्योंकि ये जरूरी है भाइयों बहनों कि हमारा वोट बहुत बहुत कीमती है। बेशुमार कीमत है एक वोट का, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबका वैल्यू एक है, सबको एक वोट मिलता है। और ये अपना जो एक वोट है भाई और बहनों, ये इतना आपके पास पावर है कि आप चाहे तो कायनात बदल सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं, आप चाहे किसी भी उम्मीदवार को बाहर फेंक सकते हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमडीसी हो या एमपी हो। ये पावर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सबसे प्रिय बुक है, सबसे हमारा जो चैत्य किताब है वो ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। जब तक देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक हमारा जो हम लोग का सबसे प्यारा किताब है, हम प्यार से भाईचारे से मिलके रहेंगे। हम चाहेंगे कि हम प्यार से रहें, सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे मालूम है ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। लेकिन मैं आसान काम को करने के लिए मैदान में नहीं उतरा भाइयों बहनों। अगर मुझे आसान काम करना था तो मैं नेहरू के प्रोफेसर ही ठीक हूँ, वहां मुझे 1-2 क्लास लेना है, बाकी मैं आराम से अपना रूम में बैठ सकता हूँ। लेकिन आराम सोच के मैं मैदान में नहीं उतरा हूँ। मैदान में इसलिए उतरा हूँ कि जो मेरा सोच है, जो मेरा विचार है, जो मेरा आगे काम करने का जो तरीका है, जो मेरा ढंग है और जो मेरा जो उम्मीद लेके मैं उतरा हूँ कि अपने लोगों के लिए, मेघालय के
लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। और ये जरूरी है। ये आप सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अकेला क्या कर सकता है। याद रखिए भाई और बहनों, महात्मा गांधी भी अकेला था। जब ये सब पूरा देश में ब्रिटिश साम्राज्य था, गांधी को लोग बोले ये दुबला पतला आदमी जो धोती पहन के चला है, गेंजी नहीं पहनता है, ये हमारा क्या कर लेगा। ब्रिटिश ये सोच के हंसते थे कि ये दुबला पतला इंसान हमारा क्या कर लेगा, एक इंसान क्या कर लेगा। लेकिन आपको मालूम है, एक इंसान ने पूरा देश को जोड़ के हम ब्रिटिश को यहाँ से भगाए। इसका मतलब है अगर सोच विचार सही है, अगर आपका सोचने का तरीका गलत नहीं है, आपको प्यार से भाईचारे से सबके साथ मिलकर रहेंगे और आगे बढ़ने का विचार है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हो सकता है ये आवाज अकेला हो, लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों और महीनों और सालों में हम मिलकर ये आवाज उठाएंगे। हम मिलकर ये बोलेंगे कि ये मेघालय हमने इस 2024 में एक नया मेघालय बनाने का चुनौती जो है स्वीकार किया है, और ये चुनौती आसान नहीं होगा भाई और बहनों। और इसलिए मैं जो आप देखेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कैसा हमारा विजन होगा कि हम 20-25 साल में एक डेवलप स्टेट के रूप में उभर के आएंगे, उसको उजागर करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए सबसे पहले और काम जो मैंने रखा है वो है कैसा हमारा जो है एजुकेशन को आगे बढ़ाए, कैसा पढ़ाई लिखाई के बारे में हम नया ढंग से सोचे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बारे में सब लोग बोलते हैं, और मैं तो एक टीचर हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सबसे ऊपर जो है एजुकेशन करूँ, कि हमारे लोग, आपके लोग, मेरा बच्चा, आपका बच्चा जो भी है, सबको अच्छा एजुकेशन मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले। और उस अच्छी शिक्षा के में ये बहुत जरूरी है सोचने के लिए कि हम किस तरह अपना ध्यान बनाएंगे। जैसा आप लोगों को मालूम है, यहाँ शिलोंग में कई प्राइवेट स्कूल है, अच्छे स्कूल है, लेकिन उसका फीस भी अच्छा है। अगर आपको कम फीस में अगर बच्चों को स्कूल भेजना है, तो वो सरकारी स्कूल से अच्छा कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है जहाँ फीस कम होता है। हाँ, मुझे मालूम है हर बच्चा या बच्चिया जो है वो सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं, जब हम अपने नया सोच और नई विचार के बारे में बोलते हैं, हमको सबसे पहले अपने गांव के बारे में सोचना पड़ेगा। जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो आसाम के बॉर्डर से सटा हुआ हो, चाहे वो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ हो, चाहे किसी भी जिले के किसी भी जो स्टेट के बॉर्डर से जुड़ा हो, वो जरूरी है कि उन लोगों को जिसके पास पैसा कम है, वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, वो जिसका पैसा कमाना, उनका जो कमाने का तरीका है, उससे उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा कमाई में संतुष्ट करना पड़ता है। चाहे वो मेहनत करके टैक्सी चलाता हो, दुकान चलाता हो, या वो मेहनत करके लेबर करता हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का काम हो, रास्ता बनाने का काम हो, या कोई भी कारखाने में आप काम करते हो। हमें मालूम है कि कितना मेहनत करके आप पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। यही उम्मीद से भेजते हैं कि आगे जाकर मेरा बच्चा या बच्ची मेहनत करके पढ़े, अच्छी ग्रेड्स लाए, अच्छा मार्क्स मिले और आगे जाके अच्छा नौकरी मिले। ये मैं अपने बच्चे के बारे में सोचता हूँ, मुझे यकीन है हर अच्छा माँ बाप यही सोचता है कि एक बार अगर मैंने स्कूल भेजा अपने बच्चों को, मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा हो गया। क्योंकि स्कूल के बिना, एजुकेशन के बिना, पढ़ाई लिखाई के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक जमाने में मेरे पास कुछ नहीं था, मैं यहाँ में भाड़ा रहता था, यही आके सुख पीता था, चाहे वो नोटबुक गया हो या उधर ऊपर अपन कर गए। लेकिन मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, ट्यूशन करके, जबकि मैं 100 सब्जेक्ट लेके आगे चला था, चाहे वो PhD में हो या MSc में हो, ट्यूशन करता था, रात ट्यूशन करके फिर आगे रात जाग के पढ़ता था, तब जाके जो है कुछ मैं बन पाया अपने लाइफ में बिना किसी के सहारे। क्योंकि
आपका मेहनत ही आपका है, बाकी और कोई किसी का साथ नहीं होता है। आज आप किसी पॉलिटिशियन के आगे पीछे घूमेंगे, वो केवल इलेक्शन तक ही सीमित रहेगा। अगर आप अपने बच्चों को मेहनत करने सिखाएंगे, उनको ऑनेस्टी सिखाएंगे कि आप मेहनत से, दिल से, दिमाग से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आप देखेंगे कि आपके बच्ची या बच्चिया जो है, बच्चा या बच्ची मेहनत करके लोग आगे बढ़ेगा, उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। मेहनत करने वालों के साथ हमेशा खुदा या भगवान भी साथ देता है, क्योंकि हमको मालूम है, एक इंग्लिश में बहुत पुराना कहावत है जो हम कहा करते थे, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। इसका मतलब है ऊपर वाला भी उन्हीं के साथ देता है जो मेहनत करता है, जो अपना जो मक्खी मारने में टाइम वेस्ट करता है, या इधर उधर गपशप करके टाइम वेस्ट करता है, या घूमते रहता है बाजार में, चाहे वो बड़ा बाजार हो, पुलिस बाजार हो, कहीं भी हो, उसके साथ आपको मालूम है जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बिना मेहनत के आपको क्लास केजी से क्लास 1 पढ़ना मुश्किल है, सोचिए आप आगे जिंदगी में क्या बनेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको रखा कि हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है, जितना भी सरकारी स्कूल है, उसको हम नई तरीके से पढ़ाएं। वहाँ केवल साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, खासरी केवल नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि उस स्कूल में सब कुछ सिखाया जाएगा जो आगे जाके हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। वहाँ होगा हेल्थ एजुकेशन, वहाँ स्पोर्ट्स होगा, वहाँ स्विमिंग सिखाया जाएगा, वहाँ आर्ट सिखाया जाएगा, डांस सिखाया जाएगा, गाना सिखाया जाएगा, पेंटिंग सिखाया जाएगा, ताकि जिसको जो भगवान ने दिया है, क्योंकि हमें मालूम है हर बच्ची या बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में। कोई बच्चा गाना गा सकता है, कोई बच्चा अच्छा डांस कर सकता है, कोई बच्चा अच्छा एक्टिंग कर सकता है, कोई बच्चा अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई बच्चा अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, कोई अच्छा फुटबॉल खेल सकता है, कोई अच्छा बास्केटबॉल खेल सकता है। सबका अपना अपना जो है, अपना जो है किस्मत लेके हम आए हैं। उस किस्मत को हमें इस स्कूलों में उठा के लाना है। देखना है कि प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में उसी समय, ये सही समय होता है देखने के लिए कि बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या एक गायक बनेगा, या सिंगर बनेगा। क्योंकि वो पैदाइशी वो टैलेंट लेके आता है, वो उनका जो भगवान ने जो दिया है वो टैलेंट लेके आता है। उसको हमको अच्छा से तलाशना है, और तलाशने के लिए स्कूल का एजुकेशन एक होलिस्टिक एजुकेशन हो। इसका मतलब केवल आपको सब्जेक्ट नहीं सिखाया जाएगा, आपको हर वो चीज सिखाया जाएगा। और इसके लिए मुझे चाहिए कि आप अपना साथ दें, मुझे अपना उम्मीदवार के तौर पर साथ दें, मुझे अपना एमपी बनाए, ताकि ये जो मेरा सोच है उसको मैं आगे ले जाऊं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा अस्पताल। आपको मालूम होगा, पता नहीं यहाँ धनुकला में PSC CSC है कि नहीं, लेकिन आप थोड़ा गांव चले जाइए। मैं गांव घूमा हूँ इस इलेक्शन कैंपेन में, मैंने देखा है जो थोड़ा बहुत बीमारी होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, सब लोगों को या तो सिविल हॉस्पिटल में आ रहा है, या नजरत में, या रॉबर्ट हॉस्पिटल में, या वुडलैंड, या बेथनी, या कोई और, या निग्रेस। ये क्यों ऐसे हो रहा है? 52 इयर्स हो चुका है, आज तक हम क्यों अपना PHC और CHC को मजबूत नहीं कर पाए? क्यों हमारा हेल्थ सर्विस इतना बिगड़ा हुआ है? ना वहाँ आपको दवा मिलेगा, ना आपको स्पेशलिस्ट मिलेगा। ऑपरेशन थिएटर तो आप भूल जाइए। मान लीजिए कोई माँ है जो बच्चा को जन्म देने वाला है, उसको मैं गाँव के बारे में बोला, जो 3 घंटा 4 घंटा गाड़ी में बैठ के शिलांग में आना है, थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो रास्ते में ही माँ अपना दम तोड़ देती है, या बच्चा कोख में ही मर जाता है। ये क्यों? ये मैं सवाल बार किया हूँ। पूरा हम अपने, अभी हम लोग चांद के साथ के तरफ जा चुके हैं। हमने मून के साउथ पोल में सैटेलाइट भेजे हैं। हम अभी मार्स में जाने का तैयारी कर रहे हैं। हम अभी जुपिटर को एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर हमारा विचार जो है आसमान छू रहा है, तो हमारा मेघालय क्यों अभी भी सड़क पर रह रहा है? कछुए के चाल पे जो है धीरे धीरे लाहे अपना उन्नति की तरफ जा रहा है। कब तक
तक हम इंतजार करेंगे भाइयों बहनों, कब तक? ये जरूरी है कि हम और इंतजार, अगर इंतजार करना होता भाइयों बहनों, मैं और 5 साल इंतजार करता और 10 साल करता, 15 साल करता, 20 साल करता, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि निहू में 22 ईयर्स काम चुका हूँ, 22 साल काम कर चुका हूँ एक प्रोफेसर के तौर पर। मेरा और 20 साल सर्विस बाकी है। लोगों को ये ना लगे कि प्रोफेसर लखन कुमार जो है स्कीम ढूंढ रहा है या रिटायर होने वाला है तो अपना जो है कमाने का कोई साधन ढूंढ रहा है। मेरे पास तो 20 साल नेहरू में फुल टाइम प्रोफेसर के तौर पर सर्विस है, लेकिन मेरा इतना जो मेरा दिल में इतना जो दर्द है जो इस स्टेट के लिए, इन स्टेट के लोगों के लिए, कि हम बार बार आर्टिकल में लिख के आए हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे लगा कि हो सकता है लोग न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिए, मुझे लगता है कि मेरा आवाज उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बोला हूँ कि चलो अब मैं उतरता हूँ मैदान में, अब मैं जगह जगह जाके लोगों को बताऊंगा कि मेरा क्या एक मोटो है, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है। इसलिए जो पीएचसी और सीएचसी मेरा दूसरा सबसे अहम काम करने का मुद्दा होगा। तीसरा जो होगा वो होगा कैसे हम अपने लोगों के बारे लिए काम और धंधा जो है आगे बढ़ाए, क्योंकि आपको मालूम है जब अगर सरकारी नौकरी ढूंढेंगे, सरकारी नौकरी इस स्टेट में तो है ही नहीं। एक पोस्ट निकलेगा, 1000 लोग अप्लाई करेंगे, और अगर किसी और जगह आप अपना ध्यान उठा के देखेंगे, आपको ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा जहां आपको नौकरी का कोई चांस है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट 52 या 50 साल से ज्यादा हो चुका है, आज तक हमने एक ढंग का यहाँ इंडस्ट्री खोल नहीं पाए हैं। ये बात बताना जरूरी है। आप सिक्किम को देखिए, मुझे मालूम है यहाँ के आमा बाबा दादी बहनी जितना भी है, कई लोग सिक्किम के भी शायद जा चुके हैं, चाहे वो सिलीगुड़ी में हो। आप अगर गैंगटॉक जाएंगे, आप सिक्किम जाए, हमसे ज्यादा पहाड़ी एरिया है। ये हमारा मेघालय शिलोंग तो क्या चीज है, ये तो केवल वैली जैसा है। आप सिक्किम जाइए, आपको मालूम होगा कि पहाड़ी क्या होता है, ऐसा चलना पड़ता है। एक ही रास्ता जाता है यहाँ बंगाल से सीधा चाइना बॉर्डर तक, वही रास्ता नीचे आता है। लेकिन आपको जानकर आपको मुझे जस्ट याद दिलाना है, लेकिन आपको मालूम है सिक्किम में कम से कम नहीं तो 9 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहां दवा बनता है। जो ये सब फार्मेसी हमारा यहाँ है, वहाँ वो कम से कम 9 ऐसा इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। उसी तरह और कई इंडस्ट्री है, चाहे वो वाइन बनाना हो, वो अल्कोहल बनाना हो, चाहे कोई और कंपनी का हो, और वहाँ ये आप देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। आप सोचिए अगर एक इंडस्ट्री होने से कितना काम मिलता है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हर जगह एक ऐसा कोई इंडस्ट्री हो। हाँ, हम बड़ा इंडस्ट्री यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ आपको बड़ा इंडस्ट्री रखने बहुत मुश्किल है। लेकिन छोटा जो फार्मास्यूटिकल है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और यहाँ जो मेघालय में आप लोगों ने देखा है, ये पूरा 7 डिस्ट्रिक्ट आप उठा के देखिए, यहाँ आपने देखा है कि अच्छे फल मिलते हैं, अच्छा आपको खाने पीने का सामान मिलता है। उसको हम जो है अच्छी तरह से किसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर रखेंगे, हमको मालूम होगा कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसको हम लोग आगे बढ़ाए। और यहाँ आज तक हम लोगों को वो एक इंडस्ट्री नहीं मिला है। इसका मतलब है जो हमारा मिनिस्टर है, जो हमारा जो एमएलए है, जो हमारा एमपी है, उन्होंने आज तक इस एरिया में ध्यान बताया नहीं। आज तक उन्होंने ये बताया नहीं कि हम किस तरह जो है अपने लोगों के लिए काम ढूंढे, किस तरह हम कंपनी लेके आए ताकि लोगों को काम मिले। क्योंकि काम अगर हमको सचमुच अपने युवा पीढ़ी के लिए काम ढूंढना है, युवा पीढ़ी के लिए अगर हमें काम देना है, हमको इंडस्ट्री लाना है, हमको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लाना है, हमको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाना है, हमको जो है मेडिसिनल प्लांट, जो हर्बल मेडिसिनल प्लांट है, जो हमारा जो दवा यहाँ मिलता है, जो हम लोग जड़ी बूटी से दवा बनाते हैं, उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमको मालूम है, आप खाली याद दिलाऊंगा भाई और बहनों, आप सोचिए एक जमाना में अब निगरेंस में जाइए, कुछ नहीं था, एक जंगल हुआ करता था जब कोई नहीं जाता था। आज आप जाइए, वो पूरा शहर बना हुआ है, वहाँ कई दुकान है, कई लोग टैक्सी चलाते हैं, कई लोग बस चलाते हैं, कितना रिजॉर्ट आ गया, कितना होम स्टे आ गया, कितना गेस्ट हाउस आ गया। एक डिग्रेंस की वजह से जहाँ लैंड का वहाँ 15 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया में बेचता था 1 स्क्वायर फुट, आज 2000 रुपया में आपको नहीं मिलेगा। एक निगरेंस
जहां आपको जो है छोटा मोटा नौकरी तो मिलेगा ही, लेकिन साथ इतने सारे लोगों को रोजी रोटी कमाने का जरिया मिला है। वहां दुकान है, फार्मेसी है, खाने पीने का दुकान है, टैक्सी चलाने वाला है, बस चलाने वाला है, और वो सब अच्छा कमाई कर रहा है। सोचिए 5-10 ऐसा अगर हमारा इंडस्ट्री हो यहाँ, सबको काम मिलेगा। जब सबको काम मिलेगा सब लोग खुश रहेंगे। जब सब लोग खुश रहेंगे हमको आपस में झगड़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है अगर काम नहीं है तो लोग बैठ के गपशप करेंगे, दारू पिएंगे, ड्रग्स करेंगे और आलतू फालतू जो काम में जो है अपना ध्यान बताएंगे, क्योंकि ये हमारा हमेशा रहा है। और ये इंग्लिश एक कहावत है कि एन आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। इसका मतलब जो खाली दिमाग है वो जो है सारा गलत काम का जो है सोर्स है, सारा गलत काम उसी का दिमाग में चलता है जो खाली बैठा हुआ है। लेकिन खाली इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि उसका पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो बीए कर चुका है, बीएससी कर चुका है, बीकॉम कर चुका है, एमएससी कर चुका है, एमकॉम कर चुका है, एमलिट कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, पेपर से पब्लिकेशन है, लेकिन ढंग का काम नहीं मिलता है। और ये इतना बड़ा एक अभी मुद्दा हो चुका है, क्योंकि हमको मालूम है हमारे नेहरू से हजारों लोग साल में पास करते जो मास्टर डिग्री लेके निकलते हैं, हमारे कॉलेज में दसों हजारों लोग निकलते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी से कई 100 लोग 200 लोग पीएचडी पाते हैं, और कई लोग जो है बाहर ट्रेनिंग करके आते हैं, लेकिन किसी को ढंग का काम नहीं मिलता है। इसलिए ये जरूरी है भाइयों बहनों कि हम एक नया सोच लेके चले। आप जिसको, इसलिए मैं बार बार ये बता रहा हूं कि आप अगर मुझे मौका देंगे, आप लोगों को अगर सर्विस करने का मेरा मौका, मुझे मौका देंगे, मुझे अपने एमपी के तौर पे चुनेंगे, हम साथ मिलकर आप और हम जो जनरल पब्लिक है, मैं अपने आप को हमेशा आम आदमी में मानता हूँ, मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ, हो सकता है मैं नेहरू का प्रोफेसर हो, लेकिन मैं ये नहीं भूलता हूँ कि मैं एकदम गरीबी से मैं गुजरा हूँ, मैंने गरीबी देखा है, मैंने गरीबी सहा है, मैंने गरीबी जिया है, और मुझसे अच्छा आपको कोई नहीं मिलेगा जो गरीब लोगों के बारे में सोचे, जो मुझे मालूम है कि पाई का हिसाब क्या होता है। इसलिए मैं ये बार बार बोला हूँ, एक एमएलए, एमडीसी या एमपी को कोई हक नहीं बनता कि आपका हक का पैसा खाए, क्योंकि उनको सैलरी दिया जाता है, उनको तनख्वाह दिया जाता है, उनको जो है पैसा घर चलाने के लिए दिया जाता है, लेकिन जो स्कीम का पैसा है वो पैसा पब्लिक का है। लेकिन हमें मालूम है आप किसी भी, जैसे मैंने बताया पहले, किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी जो कैंडिडेट है आप उनको उठा के देखिए, जो पॉलिटिक्स में आने से पहले कुछ नहीं था, आज उसका पास सब कुछ है। मैं ये सवाल बार बार किया हो, ऐसा कौन सा स्कीम है, ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है, ऐसा कौन सा एसआईपी है, ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिससे 5 साल में आपका जो है संपत्ति 10,000 गुना बढ़ जाता है? ऐसा कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपका पैसा जब आप एमएलए या एमपी खड़ा होते कुछ नहीं रहता और आपके पास 5 साल बाद सब कुछ होता है? हमें मालूम है एक एमडीसी का सैलरी कितना होता है, हमें मालूम है एक एमपी का सैलरी कितना होता है, हमें मालूम है एक एमएलए का सैलरी कितना होता है। अगर खा पी के भी अगर वो अपना घर चलाए, उसको 10,000 या 20,000 से ज्यादा जमा नहीं कर सकता। जैसा आप करते हैं, हम करते हैं। अगर हमें घर बनाना हो तो हम लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदना हो लोन लेते हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम जो है ईएमआई भरते हैं। लेकिन एक एमएलए जब जीत जाता है या एक एमपी जब जीत जाता है या एमडीसी जीत जाता है, उसको लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो हमें भी तो बताइए भाइयों बहनों, ये सवाल मैं बार बार क्या हो, ऐसा कौन सा स्कीम है जिसको जो है आपका संपत्ति जो है इतना जल्दी जो है 1000 गुना बढ़ जाता है? हमें मालूम है ऐसा कोई स्कीम नहीं है। अगर कोई स्कीम है वो तो है हमारा और आपका पैसा, जो पैसा सरकार ने दिया है कि आपको सड़क बनाना है, फुटपाथ बनाना है, खाने पीने का पानी जो है घर में देना है, बिजली देना है, स्ट्रीट लाइट देना है, अच्छा स्कूल बनाना है, अच्छा अस्पताल बनाना है, एक अच्छा जो है सोच विचार लेके चलना है, वो सारा पैसा किसी ना किसी का खाते में जाता है, किसी ना किसी का जेब में जाता है। क्योंकि ये पैसा वहां जाता है, हम जो है हमेशा गरीब ही रहेंगे। और मैं ये बार बार कहा हूं
अगर मुझे अपने अकेला के लिए सोचना है, मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर अकेले के बारे में सोचता, केवल मेरे लिए मैं सोचता, तो मैं कभी भी मैदान में नहीं उतरता। अगर मैंने मैदान में उतरा है, मैं ये बहुत भारी दिल से उतरा हूँ, ताकि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, गरीब लोगों के लिए कुछ सकूं। जो गरीब लोग हैं, जो कई सालों से, सदियों से इंतजार कर रहे हैं कब हमारा मेघालय डेवलप होगा। और ये मैं कई बार कहा हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है @लाखन कुमार LATHONKMA। आप देखेंगे कई वीडियो मैंने वहां डाला। ये मैं कहा हूं कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं देखूं कि ये मेरा मेघालय एक डेवलप स्टेट हो। ये मेघालय जो छोटा सा हमारा एक छोटा सा स्टेट है, वो डेवलप हो। लेकिन उसको डेवलप कराने के लिए हमें मेहनत करना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करना है। और इसलिए मैं अपने काम में, जो आप देखेंगे, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा मैंने रखा है, वो मैंने रखा है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। इसका मतलब घूसखोरी, इसको हमको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। अगर घूसखोरी को हम नहीं हटा सकते, अगर करप्शन को हम नहीं हटा सकते, मेरा कोई यहाँ उतरने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर हम करप्शन को जड़ से उठा के नहीं फेंक सकते। क्योंकि मुझे मालूम है करप्शन ही सबसे बड़ा कारण है क्यों हम लोग इतना पिछड़ा हुआ है, ये मेघालय क्यों इतना पीछा है दूसरा स्टेट के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ अगर आपको स्कीम बनाना है, अगर आपका एस्टिमेट जो है, अगर आपका सही का खर्चा 10 लाख का है, आपका एस्टिमेट बनेगा 30 लाख। अगर आपको सही खर्चा करना है वो 20 लाख, आपका एस्टिमेट बनेगा 50 लाख। इसका मतलब 30 लाख किसी ना किसी का जेब में जाता है, चाहे वो आपका एमएलए हो, आपका एमडीसी हो या आपका एमपी हो। और उससे ज्यादा हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको मिला है, वो ज्यादा खा जाता है। इसलिए जरूरी है कि मैं अपना काम करने का जो मेरा जो मिशन है, उसमें मैं रखा हूं कि हमें घूसखोरी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। अगर मैं एक प्रोफेसर हो गए, एक टीचर हो गए, एक शिक्षक हो गए, अगर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं भी कई उम्मीदवार की तरह जीतने के बाद आपका पैसा खा जाता हूँ, फिर मैं आपको मैं पहचानता नहीं हूँ कि वोट मांगने के समय में यहाँ आपके टैक्सी स्टैंड में आया हूँ। अगर मैं जीत जाता हूँ, मैं आपके यहाँ कदम भी नहीं रखता हूँ, इसका मतलब मुझ में और उन कैंडिडेट में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं ये अंतर लेके आया हूँ। मैं सबसे पहले एक शिक्षक हूँ, सबसे पहले एक आचार्य हूँ, एक प्रोफेसर हूँ। और ये जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, ये पॉलिटिशियन का प्रॉमिस नहीं है, ये प्रॉमिस एक टीचर का है, जो हमेशा क्लास में बच्चों को एक सही रास्ता दिखाता है, एक सही रास्ता दिखाता है। इसमें आप देखेंगे, और आज शाम को खुशकिस्मती ये हमारी है कि आज शाम को हमें सिंबल भी मिल चुका है। और हमारा सिंबल आपको जान के बहुत खुश होगा, ए बास्केट कंटेनिंग फ्रूट्स। मतलब आपको एक पूरा जो फल का टोकरी, वो हमारा सिंबल है। ताकि जो है खाली, क्योंकि हमें मालूम है फल कौन पसंद नहीं करता है। फल खाने से आपको अच्छी सेहत होती है, और अच्छे फल के लिए हम सब मेहनत करते हैं। मैं एक टीचर होके कितने लोगों को सिखा चुका हूँ, कितने लोगों को जिंदगी में आगे जाने की शिक्षा दे चुका हूँ। मैं उनको अच्छे फल के तरफ ऑलरेडी मैं उनको बोल चुका हूँ कि आप आगे जाइए, और भी अच्छे अच्छे फल हम लाएंगे। इसलिए मेरा सिंबल है एक टोकरी में कई सारे फल, वो कहते हैं इंग्लिश में बास्केट कंटेनिंग फ्रूट्स। क्योंकि ये सिंबल सोच समझ के हमें मिला है, जबकि हमने चुनने में 3 अपना सिंबल रखा था, लेकिन हमको मिला यही। ऊपर वाले की जो है माया है, ऊपर वाले की खेल है, उसके खेल के सामने ना आपका प्लान सही होगा, ना मेरा प्लान सही होगा। हमें ये सिंबल, मैं मानता हूँ कि ये सिंबल सोच समझ के भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने हमें दिया है, हमारा गॉड ने दिया है, ताकि हम लोगों को बता सके कि हम यहाँ खड़ा हुआ हो, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ताकि जो है अच्छे फल हम ला सके। हर एक इंसान के लिए अच्छे अच्छे फल हो, आगे जाके आपको नौकरी मिले, अच्छा अस्पताल बने, अच्छा सड़क बने, अच्छा फुटपाथ बने, स्ट्रीट लाइट बने, प्यार से रहे, भाईचारे से रहे। ये मेरा जो है एक मिशन जो मैं लेके चला हूँ, और यहाँ मैं अपने इस एक्चुअल मिशन को भी ले रहा हूँ। अगर मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं अपना जान दे सकता हूँ, लेकिन अपना जो ईमान में बेच नहीं सकता। मैं किसी के सामने झूठा नहीं भाइयों बहनों। यही कारण है कि मैं किसी
पार्टी से टिकट नहीं मांगा हो, क्योंकि मैं जैसा बता चुका हूं, चाहे वो पार्टी से हो या इंडिपेंडेंट मेरा जैसा हो, आपको तो भेजना है एक ही एमपी। ये इलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए नहीं है, ये इलेक्शन असेंबली में सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये इलेक्शन है आपको एक आदमी को दिल्ली भेजने के लिए, ताकि वो ले जाए आपका जो सुर, आपका जो आवाज है, आपका जो उम्मीद है, उसको दिल्ली के सामने रख सके। और मैं चाहूंगा कि आप अगर मुझे ये मौका देंगे और आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करूंगा आपके लिए, आप मुझे मौका दीजिए। और एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा जो मैंने रखा है अपने काम करने का जो मिशन में, एक है CUET। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो है एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंड ट्रस्ट है, जिसको हम लोग CUET बोलता है, उसको जो है लागू करने के लिए सोचा है इस एडमिशन से। मेरा अपना बच्चा है जो क्लास 12 एग्जाम दे चुका है और बच्ची है जो क्लास 12 एग्जाम दे चुकी है। उसी तरह आपके कई घरों से बच्चे हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, जो अभी एडमिशन के इंतजार करेंगे जब रिजल्ट निकलेगा। लेकिन ये CUET मैंने जब संसद में बोला है कि हम इसको लागू करेंगे, हमने एक चिट्ठी लिखा था एजुकेशन मिनिस्टर रतन शर्मा को, एक कॉपी मैंने दिया चीफ मिनिस्टर कमला शर्मा को, और एक कॉपी दिया हमारे महोदय जो हमारे जो गवर्नर है फागू चौहान जी को। वहां मैंने ये लिखा है कि अगर आप CUET लगा रहे हैं तो लगाइए, लेकिन हमारे बच्चों को देखिए कि हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है, हर एक जो हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ एक NTA सेंटर हो, क्योंकि ये जो CUET का एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है। आपको हजारों कंप्यूटर चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए जो फास्ट हो, और आपको चाहिए इन्वर्टर या बैटरी बैकअप, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है। अगर आप एग्जाम के बीचों बीच है और लाइट चला जाता है, आपको एग्जाम फिर से शुरू करना पड़ेगा। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, उस CUET एग्जाम के लिए कम से कम आपको 800 रुपया देना है। आप और 5 सब्जेक्ट लेते हैं 800 रुपया, एक और सब्जेक्ट अगर लेंगे 350 रुपया आपको और जोड़ना है। आप 7 सब्जेक्ट लेते हैं 1500 रुपया आपको देना है, तब जाके आप CUET एग्जाम देख सकते हैं। मेरा चिंता ये है भाइयों बहनों कि पिछले साल हमारे यूनिवर्सिटी से यही NTA सेंटर जो ये एग्जाम कराता है, वो नेट एग्जाम कराने के लिए जब शुरू किया था, कई लोगों को इस पूरा मेघालय से बाहर जाके एग्जाम देना पड़ा। किसी को डिब्रूगढ़ जाना पड़ा, किसी को रांची जाना पड़ा, किसी को अगरतला जाना पड़ा। आप सोचिए, अगर आप गरीब घर से हो, ऑलरेडी आप 800 या 1500 दिख चुके हैं, और आपको सेंटर मिलता है डिब्रूगढ़ या सेंटर मिलता है कैलकाटा, सोचिए कितना खर्चा होगा। आपका गाड़ी का भाड़ा, आपका रहने का, खाने का, पीने का, ये सारा खर्चा। चलिए मान लेते हैं कि आप सरकारी नौकरी करते हैं मेरा जैसा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचिए गरीब घर से जो टैक्सी कमाते हैं, जो रास्ते में जो फल बेचता है या छोटा मोटा नौकरी करता है, मेहनत करता है, उसके लिए क्या होगा। ये जो CUET मैंने कई बार कहा है, लगाइए CUET से एग्जाम करवाइए, एडमिशन करवाइए, लेकिन ये आप तय कीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक NTA सेंटर हो। अगर ऐसा हो तो हर जो गरीब घर से लोग हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका खर्चा कम होगा। लेकिन खर्चा तो कम फिर भी नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो 800 रुपया हो या 1500, आपको केवल CUET स्कोर मिलेगा। वो स्कोर को लेके आपको फिर से फॉर्म खरीदना है से कई कॉलेजों से, आपको मालूम नहीं किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। आप एडमिशन फॉर्म लेने जाएंगे, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया आपको फिर देना है। ये जो सारा सिस्टम है ये CUET का, एक केवल उसमें अच्छाई है। अच्छाई ये है कि आपका बच्चा या बच्ची अगर बहुत तेज है, अगर अच्छा स्कोर लाता है, यहीं बैठ के झालूपारा में या लासोतुर में या विष्णुपुर में या गारीखना या रामाबेला या लंबीगिरी या भोपाल में बैठ के उसको जो है JNU, DU या हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। केवल यही एक अच्छा है कि अगर आपका बच्चा बहुत तेज है,
तो उसको अच्छा यूनिवर्सिटी में, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, उसको स्कोर के तौर पर अच्छा एडमिशन मिल सकता है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे लोग, कई लोग गरीब घर से बीपीएल लाइन के नीचे है, और उन घरों से अगर 1500 रुपया निकालना है, मुझे मालूम है कितना भारी होगा। मेरा चिंता ये है दोस्तों कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक टीचर हूँ, मुझे डर ये है कि इस सीयूईटी के चक्कर में ऐसा ना हो कि गरीब घर से लोगों को आगे का पढ़ाई लिखाई करने का मौका ही ना मिले, और ये मेरा चिंता है। और मुझे मालूम है आपका या एमएलए या एमडीसी या एमपी आज तक आपको आके ये बात बताया नहीं। मैं खुद अपना बच्ची का एडमिशन सीयूईटी फॉर्म भर चुका हूँ, मुझे मालूम है ये फॉर्म में कितना खर्चा होता है। इसलिए ये हिस्सा इसको मैं एक मुद्दा के तौर पर उठाया हो कि अगर आपको सीयूईटी करवाना है, यही सब कराइए, मेघालय में सबको कराए, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा है, अगर आपको बाहर तक ये एग्जाम कराना है तो आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा। और एक गरीब के सोच विचार से सोच रहा हूँ कि कितना आपका खर्चा होगा, और उस खर्चे के बावजूद आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको फिर से कॉलेज में अप्लाई करना है। तो इसको भी मैं एक मुद्दा लेके चला हूँ। ऑलरेडी मैंने एक ओपन लेटर लेके दिया हो जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, और ये बहुत जरूरी है। जो एक मैं इंपॉर्टेंट मुद्दा लेके चला हूँ कि जो हमारा बॉर्डर है, जो हमारा बॉर्डर आप देखेंगे, चाहे वो ब्लॉक 1 हो, ब्लॉक 2 हो, या उधर मुकरा हो, वो आसाम के से सटा हुआ है। बार बार आसाम और मेघालय के बीच ये बॉर्डर चुटपुट होते रहते। कुछ जगह में आसाम हमेशा अपना दबदबा दिखाता है। हमारा जो छोटा सा राज्य है, हमारा जो छोटा सा स्टेट है, उसका एरिया को लेने की कोशिश करता है। अगर आप मुझे अपनी एमपी के तौर पे चुनेंगे, मैं ये डिमांड करूंगा दिल्ली से कि आप एक बॉर्डर कमीशन बनाइए। एक नया तरीका से हम सोचेंगे कि हमारा बॉर्डर, और ये दुर्भाग्य है भाई और बहनों, ये हमारा स्टेट का दुर्भाग्य है कि जब हमारा स्टेट अलग हुआ है आसाम से, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हमने अपना बॉर्डर तक ठीक ठाक से नहीं बनाया। आज तक आप देखेंगे, आज तक झगड़ा हो रहा है उस बॉर्डर एरिया में। आसाम कहता है मेरा है, मेघालय का मैप दिखाता है कि ये मेरा है। लेकिन ये सबसे बड़ा गलती उस समय हुआ जब आपको अपना अलग से स्टेट मिला है। जल्दबाजी में कहीं ना कहीं भूल हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है कि हम अपना बॉर्डर को जो है सही नहीं कर पाए, और इसी को सही करने के लिए ये मेरा एक मुद्दा के तौर पे मैं चाहूंगा कि मैं दिल्ली को कहूँ कि आप एक बॉर्डर कमीशन बनाए। नए तरीके से हम सोचेंगे कि हमारा मेघालय का बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है और आसाम का कहाँ खत्म होता है। क्योंकि एक बिग ब्रदर के तौर पे एक आसाम बड़ा राज्य है, हम एक छोटा सा राज्य है। हमें उनके पास कई गुना बड़ा जगह, हमसे ज्यादा बड़ा जगह है। उनको मेघालय का 1 इंच लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा है हमने, उन्होंने एनक्रोचमेंट किया है, हमारे बॉर्डर एरिया को अपनी तरफ लाया है, और ये उस एरिया के लिए ठीक नहीं है। उस एरिया के लोगों को जो रहते हैं उस लोगों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ये जरूर है कि ये मुद्दा भी मैं आगे ले जाऊं। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा में लेके आया हूँ कि हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो बच्ची या बच्चा या बच्ची जो है स्पोर्ट्स में अच्छा है, उनको हम वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी दे, उनको हम अच्छा ट्रेनिंग दे, ताकि हमको लगे कि ये भी आगे जाके एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक्स गेम में मेडल लाएगा। क्योंकि हमने देखा है मेघालय से आज तक हमको ध्यान में नहीं आया कि कोई अच्छा मेडलिस्ट हुआ है इस बड़े जो है खेल में, चाहे वो एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या ओलंपिक्स हो। इसका कारण है भाई बहनों, आपको देखा होगा जनवरी के महीने में ये स्टेट गवर्नमेंट एक मेघालय गेम्स करवाया। उस मेघालय गेम्स में 23 करोड़ रुपया ईयरमार्क हुआ है। 23 करोड़ रुपया का जो है बजट बना है। और आपको मालूम है, मैंने देखा है, आपने देखा है व्हाट्सएप मैसेज में कैसे हमारे खिलाड़ी को कुरकुरे दिया जाता है, कैसे हमारे खिलाड़ी को समोसा दिया जाता है,
कैसे हमारे खिलाड़ी को चिप्स दिया जाता है। आप सोचिए, चिप्स और कुरकुरे और समोसा खिला के आप एक गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बनाएंगे, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, एशियन गेम्स में हो या कॉमनवेल्थ गेम्स में हो। इसका मतलब है वो एक जरिया था, वो एक कारण था कि लोग पैसा बनाए। इसी तरह क्योंकि ये सरकार जो एमडीए का सरकार है, उसको गरीब लोगों से कोई चिंता नहीं है, उनको केवल हाई लेवल से मतलब है। वहां सारे लोग बिजनेस चलाते हैं, उनका जो मिनिस्टर होने का जो जरिया है उसको केवल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम जब चुने तो ऐसा उम्मीदवार को चुने जो बिजनेस ना करता हो, क्योंकि जो आदमी बिजनेस करता है वो पूरा पावर, जितना भी सरकारी पावर है, उसको केवल अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। और इस एक कारण है कि क्यों पढ़ाई लिखाई में, अस्पताल के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्ट्रीट लाइट के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर सोचते हैं तो कैसा अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी चीज है भाइयों बहनों, कि अगर मैं उतरा हूं एक कैंडिडेट के तौर पर, मैं ये उम्मीद लेके आया हूं कि लोग इसके बारे में सोचे, नया तरीका से सोचे। क्योंकि अगर हम नया तरीका से नहीं सोचते, अगर हम पुराने तरीके से सोचते हैं, हमको ऐसे ही किसी भी आदमी को उठा के जो एमपी बना के पार्लियामेंट में भेजते, जो पीछे बैठ के तबला बजाएगा, जो पीछे बैठ के मक्खी मारेगा, जो पीछे बैठ के जो है सोएगा या अपना जो एक मोबाइल खेलेगा, वैसे आदमी को हमको पार्लियामेंट में नहीं भेजना है। हमको पार्लियामेंट में ऐसा ही उम्मीदवार को भेजना है जो बैठ के जो है नया नया कानून बनाए, अच्छे अच्छे कानून बनाए जो हमारे मेघालय के लिए अच्छा हो, हमारे देश के लिए अच्छा हो। और ये बहुत जरूरी है भाइयों बहनों, और इसलिए ये जरूरी है जानना कि हमारे जो अभी के जो एमपी है वो अब कुछ नहीं बोलता है, 5-15 साल में कुछ नहीं बोला है। अगर आप फिर से उनको चुनेंगे, वो हमारा जो इस लाइफ टाइम का सबसे बड़ा गलती होगा। और मैं जानता हूँ कि आप ये गलती नहीं करेंगे। आप अपने उम्मीदवार को देखिए, पार्टी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम वहां जाके सरकार नहीं बना रहे, हम वहां जाकर अकेले होंगे, चाहे वो पार्टी से हो, चाहे वो अकेला इंडिपेंडेंट हो मेरा जैसा। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ। अगर मैं अपने स्टेट में, अपने जगह में इंडिपेंडेंट होकर खड़ा हो सकता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं आगे जाके जो है इंडिपेंडेंट बनूं। और ये जरूरी है, ये जरूरी है कि हम उससे समझे। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है लोग जाने की भाषा बहुत जरूरी है। भाषा इसलिए जरूरी है कि अगर आप दिल्ली जाएंगे, आप देखेंगे कि केवल हिंदी में बातचीत होती है, चाहे आप अंग्रेजी में बोलो, लेकिन जो मिनिस्टर जो है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर हो लोकसभा का या डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का हो, वो जो है हमेशा हिंदी में बातचीत करेंगे। अगर आप ऐसे लोग को भेजते हैं जिसको हिंदी का तक नहीं आता, जिसको उसको जो हिंदी समझता नहीं है, जो हिंदी पढ़ना नहीं जानता, जो हिंदी लिखना नहीं जानता, वो वहां जाके केवल मक्खी मारेगा। ये मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप पार्लियामेंट इंग्लिश भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलेंगे, और मैं देखा हूँ कई पार्लियामेंटेरियन इंग्लिश में बोलते हैं, खासकर साउथ के लोग इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन आपको जवाब जो है रूलिंग पार्टी से केवल हिंदी में ही मिलेगा। इसका मतलब है ये जरूरी है कि आपका जो कैंडिडेट हो उसको हिंदी आना जरूरी है, उसको हिंदी पढ़ना लिखना समझना जरूरी है। और भाइयों और बहनों, ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा या पता नहीं आश्चर्य नहीं होगा, मैं एमएससी ज्वाइन करने से पहले मैं एक हिंदी टीचर हुआ करता था। एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वाइजर में मुझे एक हिंदी टीचर के तौर पे अपॉइंटमेंट मिला था। उस जमाने में मैं 1997 का बात कर रहा हूँ, 3-4 महीना मैंने वाइजर में एक हिंदी टीचर के तौर पर किया। वो बात अलग है कि वहाँ मुझे हिंदी भी अपने जनरल लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करके पढ़ाना पड़ता था, वो बात अलग है। लेकिन मुझे हिंदी इसलिए आता है क्योंकि हिंदी मैंने सीखा है। क्लास 11 क्लास 12 में मेरा हिंदी मेन सब्जेक्ट रहा है। मैं 15-20 पन्ना ऐसे लिख सकता हूँ हिंदी में। मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सोच सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप वहाँ भेजेंगे। हम अपना आवाज वही ले जाएंगे, हम समझेंगे कि वो हमारा बारे में क्या बोल रहा है, वो ऐसा कौन सा कानून ला रहा है जो हमारा
अच्छा काम करे, जो मेघालय के लिए अच्छा हो, जो पूरा इंडिया के लिए अच्छा हो। क्योंकि जो रूल पार्लियामेंट, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, जो रूल बनना है वो तो पार्लियामेंट में ही बनेगा। रूल बनना है जो देश के हित में हो या अहित में हो, वो तो बनेगा पार्लियामेंट में ही, लोकसभा में ही। हमारा जो लोगों का जो चुने हुए उम्मीदवार है, जो बैठेंगे लोकसभा में, वही जो है रूल बनाएगा। सोचिए आप, अगर आप गलत इंसान को भेजते हैं जो मेघालय के भलाई के बारे में नहीं सोचता हो, जो मेघालय के लोगों के बारे में नहीं सोचता हो, जो मैं कहता हूँ लोग, उसमें सब लोग इंक्लूडेड है। जब मैं बता चुका हूँ, मेरा एक मोटो है इंग्लिश में, इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब सबको साथ साथ लेके चलना है, चाहे वो किसी भी भाषा से हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, चाहे वो किसी भी तौर तरीका से रहता हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं कि ये हमारा देश एक सेकुलर देश है, ये देश सेकुलर देश है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि इंडिया विल बी ए सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब इस देश में चाहे आप किसी भी भाषा, किसी भी धर्म को मानता है, सरकार का कोई हक नहीं आपको बोलने के लिए कि आप ये धर्म मानिए, ये मत मानिए। ये आपका मर्जी है, ये आपका पसंद है कि आप कहाँ जाना चाहिए। कोई आपको नहीं बोल सकता है कि आप ये खाइए, वो पीजिए, ये कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये हमारा हक है, ये आपका हक है कि आप उस भगवान को माने, उस भगवान के बारे में सोचे जो आपको पसंद है। क्योंकि मुझे मालूम है हर एक इंसान के अंदर एक भगवान है, हर एक इंसान का अपना भगवान है। उसको आप मानिए, उसको आप पूजिए, एक दूसरे के भगवान को इज्जत कीजिए। यही हमारा सिखाया हुआ है, गांधी ने यही हमें सिखाया है। इन्होंने सिखाया कि हम अनेकता में एकता के जो सोचने का विचार है, यही सोच के हम आगे बढ़े। हमें बार बार कहा हो, खासी में बोला हो, इंग्लिश में बोला हो, आज हिंदी में बोलूंगा। ये बहुत जरूरी है सोचना कि हम और पाकिस्तान एक ही समय में, वो पाकिस्तान को हमसे एक दिन पहले जो है इंडिपेंडेंस मिला है, लेकिन आप देखिए कहाँ इंडिया है, कहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान आज भी जो है झोला फैला के, चाहे वो चाइना से हो, रशिया से हो, पैसा मांग रहा है। लेकिन हमारा इंडिया चांद में जाने के लिए सोच रहा है, हमारा इंडिया मार्स में जाने के लिए सोच रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले B.R. अम्बेडकर जी ने, उनका जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उनका जो टीम है, उन्होंने सोच समझ के गांधी का फिलोसॉफी को सामने डाला है। क्योंकि हमें मालूम था और हमें मालूम है कि ये देश में इतना तरीका के लोग हैं कि आप एक देश में, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाए, आपको लगेगा ये तो देश ही पूरा अलग है। लेकिन वही हमारा बगीचा है, ये इंडिया हमारा एक सुंदर सा बगीचा है जिसमें कई रंगों के फूल खिलते हैं। और एक बगीचे में केवल गेंदे का फूल होने से कोई सुंदरता नहीं है। एक बगीचे में केवल गुलाब का फूल हो, उससे सुंदरता नहीं आती है। एक बगीचे में अगर गेंदा के फूल भी हो, गुलाब के फूल भी हो, लिली हो, चंपा हो, चमेली हो, रंग बिरंगे फूल है, उसी से सुंदरता आती है। ये हमारा देश भी ऐसा है, एक सुंदर सा बगीचा है जिसमें कई लोग रहते हैं, कई तरह के भाषा बोलते हैं, कई तरह के धर्म को मानते हैं, और ये हमारा देश का एक सुंदरता है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ कि अगर हमारे सोचने वाले नहीं सोचते कि ये देश सेकुलर हो, आज हम नहीं होते जहाँ हम थे। हम आज इतनी उन्नति कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमने सबको साथ लेके चला है। हमने किसी को भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो। किसी को डेवलपमेंट जो होता है वो सबके लिए होता है। डेवलपमेंट ये नहीं सोच के आता है कि किसी एक ट्राइब को मिलेगा या किसी एक भाषा बोलने वालों को मिलेगा या किसी एक धर्म के लोगों को मिलेगा, सबको मिलेगा। ये आपका हक है और मैं यही मान के चला हूं। मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो एक आजाद देश है। मैं उस देश में पढ़ा हूं जहां विचार की आजादी है। मैं उस देश में नौकरी पाया हूं जहां आजादी ही आजादी है, चाहे वो आपको भाषा हो, आपके धर्म हो, आपके खाने के तरीका हो या जो कुछ भी हो। और मैं ये चाहूंगा कि मेरा बच्चे और आने वाले कई पीढ़ी यही आजादी से सांस ले। हमको किसी चीज के डर नहीं। 1947 के बाद हम
एक आजाद देश में रहते हैं। एक आजाद देश में आपको आगे सोचने का विचार, आपका आजाद विचार आपके पास है। हमको आगे बढ़ना है भाइयों बहनों, आगे इसलिए बढ़ना है कि हम अब पिछले पर में नहीं, हम पिछले पर में हम नंबर 2 या नंबर 3 में है। लेकिन आप सोचिए, मुझे डर इसलिए होता है कि अगर आप आज मेघालय को देखेंगे, मुझे 20 साल 25 साल का बिहार याद आता है। हाँ, इज्जत के साथ मैं बिहारी लोगों को कहूँगा, आप बुरा ना मानिए कि ये आज का बिहार वो बिहार नहीं है, लेकिन आज का बिहार 20 साल पहले हमारा मेघालय के जैसा था। यहाँ करप्शन होता था, आपका चारा का पैसा भी जो है आपका चीफ मिनिस्टर खा जाता था। आज तक वो केस चल रहा है, आज तक वो जेल में कभी अंदर कभी बाहर होता है, क्योंकि उस जंगल राज में 20-25 साल पहले जो बिहार था, आज तो बहुत उन्नति कर रहा है। दिल खुश होता है ये देखे कि बिहार इतना आगे गया है। लेकिन हमारा मेघालय उसी दौर पर गुजर रहा है जो बिहार 20-25 साल से 20-25 साल पहले था। जहाँ करप्शन है, जहाँ जो है अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। ये क्यों? इसलिए ये इसलिए है कि हम लोग सोच समझ के वोट नहीं दे रहे। हम लोग चंद नोटों के लिए, चाहे वो 500-1000 रुपया हो आ जाता है एमएलए एमडीसी इलेक्शन के समय में, वोट बांटना शुरू कर देता है। आपको प्रेशर कुकर बांटता है, आपको ब्लैंकेट बांटता है, आपको जो है घर का सामान बांटता है और अपना बहुमूल्य वोट आप उनको दे देते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये नया मेघालय है, ये नया सोच है इस मेघालय के लिए। और इस नया मेघालय में ये सोचना जरूरी है कि हम पैसा से अपना वोट नहीं बेचेंगे। हम अगर अपना वोट देंगे, सोच समझ के देंगे, उस उम्मीदवार को देंगे जो उम्मीद लेके आएगा, उस उम्मीदवार को देंगे जो हमारे लिए अच्छा करेगा, सबको साथ लेके चलने वाले उम्मीदवार को। और ये जरूरी है कि मैं प्रोफेसर लखन कुमार ये सोच विचार लेके पैदा हुआ हो। ये सोच विचार मैंने इसलिए ऐसे नहीं बताया कि आपको आपका बहुमूल्य वोट हमको दे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ये मेरा तरीका है सोचने का। आज नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं स्कूल गया हूँ, मेरा सोचने का तरीका हमेशा अलग रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर हमको मेघालय बनाना है, हमको आपका साथ चाहिए। एक नया मेघालय बनाना है, यहाँ जो सदियों से रह रहे, चाहे वो आप किसी भी जाति से हो, चाहे आप किसी भी धर्म को मानता हो। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा या परसों यहाँ आए हैं, मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा जो यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ अपना घर है, अपना माता पिताजी यहाँ रहे हैं, आपका बच्चा यहाँ रहेगा। जितना ये मेघालय मेरा है, हमारा है, उतना ही आपका है। जितना ये मेरा हक है, उतना आपका है। जितना दर्द मुझे होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी उतना ही दर्द होता है। लेकिन जो ये एनडीए का सरकार है, जो ये हमारा जो मेघालय चला रहा है, इस सरकार में केवल करप्शन है। थोड़ा सा यह दिलाऊंगा कि मैं जानता हूँ पब्लिक मेमोरी जो है थोड़ा कम होता है। हम 5 दिन 10 दिन में भूल जाते हैं कि यह सरकार ने क्या किया। आपको याद होगा जब असेंबली जो बन रहा है, उस असेंबली का जो मेन डोम है वो ऐसे गिर के मैदान में आया है पिछले साल। उसी तरह जब आईएसबीटी बना है, नया ब्रांड न्यू आईएसबीटी बना है मोयो में, उसका छत से लीक हुआ है। उसी तरह कई स्कैम है जिसमें ये सरकार चुप मार के बैठा हुआ है। आज तक किसी को मैं सवाल करता हूं पब्लिक से, छानूपारा के पब्लिक से, अपर मोटरम के पब्लिक से, आज तक अभी कभी देखे हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, जिसको सरकार ने जाके पूछा है कि ये डोम क्यों गिरा है, क्यों हमारा असेंबली का बिल्डिंग जो है, मैं तो ये कभी कभी मानता हूँ ये भगवान का कुछ नया करने का तरीका है कि लोगों के आने से पहले वो डोम गिरा है। आप सोचिए अगर 10 लोग 20 लोग नीचे होते और वो डोम नीचे गिरता, कितना बुरा होता। लेकिन इसके लिए आज तक किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुआ ना वो इंजीनियर, और उस इंजीनियर को हमारा जो एनडीपी का सरकार है वो नॉर्थ शिलोंग से टिकट दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। वो इंजीनियर जो आईएसबीटी बना रहा था, वही इंजीनियर सुपरवाइज कर रहा था जो हमारा नया असेंबली जो माउंटेन में बन रहा है, नीग्रिस का सामने जो बन रहा है, उसी इंजीनियर को नॉर्थ शिलोंग से एनडीपी ने टिकट दिया है। इससे पूरा मालूम होता है ये लोग हाथ मिलके एक साथ जो है करप्शन कर रहे हैं और आज करते जा रहे हैं। चाहे वो चेरी ब्लॉसम में हो, 9 करोड़ खर्चा हुआ है 3 दिन का चेरी ब्लॉसम में, और 23 करोड़ 23 करोड़ खर्चा हुआ है 5 दिन
में। आप सोच सकते हैं, अगर कुरकुरे खिला के, समोसा खिला के, चिप्स खिला के अगर आप बोलते हैं कि मेघालय गेम्स में 23 करोड़ खर्चा हुआ है, मैं तो हंस के अपना जो है मैं हंस के हाथ में मर जाऊं। और ये मैं देखा हूं और ये मैं जानता हूं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भी आप देखेंगे, ये जो सरकार है, ये मैं बार बार कहा हूं, ये सरकार बहरा है, ये सरकार गूंगा है, ये सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। आप देखिए, ये जो हमारा उमियम ब्रिज है, इसका एक्सपायरी डेट 10-15 साल पहले खत्म हो चुका है। वो हमारा आसाम के समय में बना था। मैं ये क्वेश्चन बार बार किया हूं, ये सवाल बार बार किया हूं, 15 साल पहले, 10 साल पहले एक दूसरा ब्रिज क्यों नहीं बना? जब हम एक कहते हैं कि हम एक गरीब स्टेट है, हम कहते हैं कि हम गरीब स्टेट है, और हमारा पूरा जो डेवलपमेंटल इंडेक्स है वो दिखाता है कि हम नीचे से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। लेकिन आप 9 करोड़ रुपया, आप 23 करोड़ रुपया ऐसा ही एंजॉयमेंट में खर्चा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पब्लिक के बारे में सोचना बंद कर दिए हैं। अगर सोचते तो मैं केवल ये एनडीए गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रहा, उससे पहले जो कांग्रेस सरकार था वो भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है हमारा पिछड़ापन के लिए, क्योंकि 10 साल 15 साल पहले हमको अलग ब्रिज मिलना चाहिए था। आपको मालूम होगा, आप लोग गोवा गए हैं, वहाँ कोई बड़ा नदी है, उस नदी में 4-5 पुल बना हुआ है, किसी से ट्रेन जाता है, किसी से बस जाती है, किसी से टैक्सी जाती है, और कोई सारा ट्रिप जाता है। लेकिन आज तक उनको ट्रैफिक जाम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हमें एक ही हाईवे है, एक ही वो उमियम ब्रिज है, और आज आपको मालूम है, अगर इमरजेंसी में आपको अगर जाना है, ट्रीटमेंट कराना है घाटी में, या किसी का एडमिशन कराना है, या आपको फ्लाइट पकड़ना है, आपका फ्लाइट जरूर मिस हो जाएगा। आपका जो बीमार पड़ा हो, चाहे वो माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, बच्ची हो, आपको अगर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपको जाना है वहाँ, तो आप उड़ के ही जा सकते हैं, आप रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक तरफ बंद हुआ है। इससे पता चलता है, मुझे और ज्यादा कई एग्जाम्पल है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा, कई उदाहरण है कि मैं बता सकता हूँ क्यों ये सरकार जो एनडीए की सरकार है, ये जो मिली जुली सरकार है, यहाँ यही चलता है जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, लेट द स्टेट गो टू हेल। ये सोच विचार लेके ये सरकार चलता है। और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, पब्लिक से मैं ये गुजारिश करूंगा, पब्लिक से मैं ये अपील करूंगा कि आप ऐसे उम्मीदवार, ऐसे पार्टी के बहकावे में मत आइए। बहुत हो चुका, मेरा तो यहाँ तक भर चुका है। अगर यहाँ तक नहीं भरता तो मैं मैदान में नहीं उतरता। मैं तंग आ चुका हूँ देखिए कि ये सरकार पब्लिक को क्या सोच के चल रहा है कि जो करेगा मनमानी करेगा, और हम और आप जो है बुजुर्ग बन के रहेंगे। हम बुजुर्ग लोग नहीं है, हमारा पास वोट एक तरीका है, हमारा पास एक हथियार है, वोट के तौर पे हमारा एक हथियार है कि हम अपने पूरा मेघालय को बदले, हमारा जो एमपी है उसको बदले, आने वाले समय में एमडीसी को बदलेंगे, आने वाले समय में जरूरत पड़ा तो एमएलए को बदलेंगे। उनको इतना बदलेंगे कि वो भूल जाएंगे कि पैसा खाना क्या होता है, और हम नए लोगों को लेके आएंगे जो अच्छी सोच और विचार से आता है, जिसका मोटो है कि करप्शन फ्री स्टेट हो, एक क्लीन पॉलिटिक्स हो, जिसमें सब लोग जो है आराम से जिंदगी गुजारे, सबके पास काम हो, सबके पास कमाने का जरिया हो, किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं है, किसी को धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं है, किसी के जेब काटने की जरूरत नहीं है, सबको वो मौका मिलेगा। लेकिन ये आसान नहीं है भाइयों बहनों, इसलिए मैं बोला हूँ, ये जो विजन रखा हो उस विजन में कम से कम नहीं तो 20-25 साल लगेगा। आगे कैसे जाएंगे वो इलेक्शन के बाद मालूम होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें, मैं चाहता हूँ कि आप ये सोचे, घर जाके आप सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक आम आदमी है, मैं भी एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी ही एक आम आदमी का दर्द हो सकता है। एक आम आदमी जो गरीबी से गुजरा है, जो आज उसके पास लगभग सब कुछ है, लेकिन उसको मालूम है एक गरीब घर में चूल्हा जलाने में कितना समय लगता है। एक आदमी के घर में अगर कमाने वाला ना हो तो कितना मेहनत से 2 वक्त का रोटी मिलता है, कितना मेहनत से पानी मिलता है, कितना मेहनत से जो है एक पैसा जोड़ के स्कूल भेजना पड़ता है, यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है।
पड़ता है, किताब खरीदना पड़ता है ताकि आपके बच्चे जो है आपसे अच्छा हो। मैं मानता हूँ मेरे पिताजी भी एक छोटा मोटा सरकारी नौकरी करता था, लेकिन हमेशा ये कहा है कि मेहनत करो, तुम हमसे अच्छा बनो। और मुझे मालूम है यहाँ जितने भी माँ बाप है वो सब चाहते हैं कि उनके बच्ची या बच्चा उससे अच्छा हो, उससे अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, उससे ज्यादा कमाई करे, उससे ज्यादा उसका अच्छा जिंदगी हो। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत चाहिए। आप मेहनत कीजिए और हम लोग जो है नया पॉलिसी बनाएंगे, नया तरीका ढूंढेंगे कैसे सब लोगों को अच्छा काम मिले, सबको जो है रोजगार मिले, सबको इज्जत से जो है दो वक्त रोटी कमाने का मौका मिले। यही उम्मीद लेके मैं उतरा हूँ। जगह जगह जाके मैंने यही बताया है, जगह जगह जाके मैं यही बताऊंगा कि मैं एक नया सोच लेके आया हूँ, एक नया मेघालय का न्यू हम इस इलेक्शन से लड़ेंगे। और हमको याद होगा 20 साल 25 साल यहाँ से आगे हमको याद होगा कि एक इलेक्शन था जो 2024 में हमने तय किया था कि हम गलत लोगों को चुन के ना हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भेजेंगे, ना हम असेंबली में भेजेंगे और ना हम पार्लियामेंट में भेजेंगे। आप याद रखिए भाइयों बहनों, एक क्लास से दूसरा क्लास जाने के लिए, क्लास 2 से क्लास 3 प्रमोशन जाने के लिए आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट सही होना जरूरी है। तो आप सोचिए, अगर एक बच्चा को क्लास केजी से क्लास 1 जाने के लिए अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट होना जरूरी है, तो आप सोचिए एक आदमी को, एक इंसान को जो आपका 15 साल से एमपी रहा है, उसको और 5 साल आप कैसे देंगे? उसको आप कैसे मौका देंगे कि वो फिर 5 साल जो है चौक मार के ऐसा वहां पार्लियामेंट में बैठे मक्खी मारते रहे? ये कभी नहीं होगा और हम और आप ये होने नहीं देंगे। और मुझे मालूम है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वोट देने जरूर जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ के लोग अपने वोट को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेना भी चाहिए। ये देश, ये इलेक्शन कमीशन कितना मेहनत से इलेक्शन करवाता है, कितना खर्चा होता है, लेकिन लोग अगर वोट देने नहीं जाएंगे ये पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। लेकिन मुझे मालूम है, चाहे वो झालूपड़ा हो, चाहे वो पोलो हो, चाहे नमनसम हो, चाहे वो लबान हो, जहाँ जहाँ लोग हैं वो सब अच्छा वोट अच्छी तरह के लाइन लगा के जाते हैं, वोट अपना देने, अपना कीमती वोट जो है बेकार जाने नहीं देते हैं। और इसी उम्मीद को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं क्या बोलना चाहता था, मैं क्या आपको सुनाना चाहता था, मेरा विचार क्या है, मैं इस छोटे से समय में और आने वाले समय में मैं बता पाऊंगा। लेकिन मेरा ये उम्मीद है कि हम जो मेहनत करने वाले लोग हैं, झालूपाड़ा के जो लोग हैं, जो साउथ शिलांग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, हम मिलकर एक नया मेघालय बनाएंगे, एक नया बिगड़, एक मैं ये बार कहा हूँ, एक अगर हमको डेवलप इंडिया चाहिए, वो डेवलप इंडिया कभी नहीं मिलेगा जब तक एक डेवलप मेघालय नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा है, आप कई हम सब एक सुंदर सा बगीचे के फूल है, हमको सबको सींचना है, हमको सबको जो है अच्छा से साफ सुथरा करके आगे ले जाना है। अगर हम एक डेवलप इंडिया के बारे में सोचते हैं, 10 साल 15 साल हम भी यूएस जैसा हो, और ये जानना जरूरी है, मैं कम से कम नहीं तो 18 महीना में यूएस में रहा हूँ, मैंने देखा है कि डेवलपमेंट कैसा होता है, मैंने देखा, और मैं ऐसे जगह में रहा हूँ, एक मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन करके एक जगह है मिलवॉकी में, वो 2 घंटा आपको जो है आपको फ्लाइट से शिकागो में उतरना पड़ता है, उसके बाद आपको 2 घंटा बस बैठ के जाना पड़ता है। उस जगह में 8 महीने बर्फ गिरता है, 8 महीने बर्फ गिरता है। उस 8 महीने में आप सोच सकते हैं, नवंबर से शुरू होता है, जून तक जाके जो है वो हमारा जो बर्फ जो है गायब हो जाता है। उस जगह में जहाँ 8 महीने बर्फ गिरता है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहाँ लाइट कभी गया हो, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पानी की प्रॉब्लम हो, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ इंटरनेट गया हो। साफ सुथरा हो जाता है, जितना भी बर्फ गिरे, आप सुबह जागिए, आपका रास्ता साफ, आपका पार्किंग साफ हो गया। क्यों? क्योंकि लोग मेहनत करते हैं, जिसको जो काम दिया जाता है वो मेहनत से करता है, किसी को पैसा खाने या खिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं रोम, फ्रैंकफर्ट, यूरोप और कई जगह में रहा हूँ, मैंने देखा है कैसे यूरोपियन लोग, कैसे अमेरिकन लोग काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, एक इज्जत से काम करते हैं, पब्लिक का पैसा पब्लिक
के पास जाता है, एक उम्मीदवार या कैंडिडेट या एक मिनिस्टर या एमएलए या एमडीसी या एमपी के हाथ में नहीं जाता है। और ये बहुत जरूरी है जानना कि हम जब ये करते हैं, हम जब ये सोचते हैं कि हम एक नया सोच लेके आएंगे, ये नया सोच केवल सोच बन के रह जाएगा अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे। मैं मानता हूं कि आप मेरा साथ देंगे। मैं गुजारिश करता हूं, आपसे एक अपील करता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए। हम साथ मिलके ये नया मेघालय बनाएंगे। इस नया मेघालय में हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारा हर गांव, हर जो छोटा मोटा शहर, चाहे वो चाइनिया हिल्स हो, चाहे वो वेस्ट खासी हो, चाहे रिभर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कहीं भी हो, हर गांव में सब कुछ मिले। हर गांव में अच्छा स्कूल हो, हर गांव में अच्छा अस्पताल हो, हर गांव में अच्छा सड़क हो, हर गांव में सबको कमाने का जरिया हो। ये मेरा सपना है, ये मेरा उम्मीद है। और मैं मानता हूँ कि आप लोगों को मैं ये बता पाया। आप लोग सोच सकेंगे कि हमें जब हम भेजते हैं किसी एक आदमी को, एक ऐसा आदमी को भेजिए जो आपका विचार, जो आपका सोच, जो आपका पिछड़ापन है, जो मेघालय का पिछड़ापन है, उसको आगे लेके जाए। और ये आगे ले जाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। अगर आप मेरा साथ देंगे, आप मुझे अपना एमपी बनाएंगे, आपको जो है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो है दुख करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे, हम साथ मिलकर आगे जाएंगे। और इसी उम्मीद को लेकर मैं अपना जो है भाषण को समाप्त करना चाहूंगा। मैं प्रोफेसर लखन कुमार, जिसका सिंबल है एक टोकरी, जो फल का टोकरी है, वो मेरा सिंबल है। आप उस सिंबल में जो अपना जो है वोट डालिए। जब भी आप जाएंगे, a basket of fruit is my symbol, ladies and gentlemen. Please remember to go and cast your vote. When you cast your vote, please remember my name. My name is Professor Lakhan Kumar, and I'm here as an independent candidate to ask for your valuable votes. Please cast your vote and give your vote. Cast your valuable vote so that we can make a new Meghalaya together. Together we'll put the foundation stone. We'll lay the foundation stone of a new Meghalaya. And this new Meghalaya, we will have inclusive growth. Everybody will have everything that they need to have a respectable life. And that's very important. Nonkan maparwa bansuto, ngantip kanungo thedan hande, nonkan bansuto bangin sign do leka Meghalaya ka thumai. Nin tray shitam, nin tray rangka, ban sign do leka ka Meghalaya ka thumai. Haka Meghalaya ka thumai. Ninya sanlan, ninya byanglan dodong sedang, onde tangisar, harai ki nong kinya roya par, ninya warna kata roya kapar, nin warna kata simpan bertumai, nin warna kata development, benda की बताकी पारो भाई, हम तम की बच्चों की बच्चों। So friends, भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरा सपना है, ये मेरा उम्मीद है और ये मेरी आशा है। और मैं आशा करता हूँ और मैं ये उम्मीद लेके यहाँ से जाऊंगा कि झालूपाड़ा के लोग, अपर मोपरेम के लोग, सारे सब पिछड़ा जो साउथ शिलोंग के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, गाड़ी खाना हो, नमनिंगजिरी हो, अपर मोपरेम हो, लाबान हो, जहाँ की भी हो, आप अपना बहुमूल्य वोट आपने जो एक फल के टोकरे में अपना देंगे। मैं प्रोफेसर लखन कुमार आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आपने मन लगा के मेरा बात सुना। You have given a patient hearing. You have given a patient hearing to what I have to say. And I believe that as a professor of the university, I have a very, very heavy heart. If I didn't have a heavy heart, I will not come down to fight this election with the sole purpose that we will have growth. We will make a Meghalaya which is a developed Meghalaya in next 15-20 years. And this 15-20 years is crucial, where we will put our hands together, we'll put our minds together, we will keep our hearts together, so that we can make a beautiful Meghalaya for all of us. हम मिलके एक नया मेघालय बनाएंगे। आप और हम साथ काम करेंगे। अपना बहुमूल्य वोट को आप मेरे नाम में दीजिए। मैं प्रोफेसर लखन कुमार आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हुले शिवोर, शिहाजान, जय हिंद, थैंक यू।